आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। अच्छी सेहत और अच्छी समझ ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है और इसीलिए कहते हैं ना कि सेहत को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, हमारे जिस्म को हमेशा सेहतमंद रखना चाहिए, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ हमें रहना है। एक पार्ट जो कि हमारी मुट्ठी के जितना है लेकिन हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और वो है हमारा दिल, यानी कि हमारा हार्ट। और इस छोटे से दिल का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, वरना इसमें कई सारी परेशानियां आ सकती हैं और उन सभी परेशानियों की कई सारी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गलत खान पान, हाई कोलेस्ट्रॉल, वर्जिश ना करना और सबसे बड़ी वजह हो सकती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो नाजरीन, ये सभी वजहों से हमें दूर रहना है, लेकिन अगर कभी कोई दिक्कत आ भी जाए तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना और फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो नाजरीन, अगर आप भी हार्ट की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों या आपके भी जहन में कोई सवालात हों तो आज आप हमारे माहिरीन से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, लेकिन पहले आइए देखते हैं हार्ट पर ये खास रिपोर्ट। हमारे दिल को हमारे जिस्म के आज़ा में मरकजी हैसियत हासिल है और इसका शुमार हमारे आज़ाए रईसा में किया जाता है। इसलिए ये लाजमी है कि हम अपने दिल की सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखें ताकि हम मजमूई तौर पर सेहतमंद रह सकें। हमारा दिल खून पंप करके पूरे जिस्म और अहम आज़ा को सप्लाई करता है। जिस्म को खून पहुंचाने वाली शरियानें पैदाइश के वक्त चाइनीज सिल्क की तरह होती हैं। जैसे जैसे हम गलत ग़िज़ाएं खाते हैं, ब्लड प्रेशर को ज्यादा रखते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, तो ये अंदर से खुरदुरी होना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद शरियान तंग हो जाती हैं, यानी खून जाने का रास्ता कम से कम होता जाता है और फिर एक वक्त आता है कि इन शरियानों से खून जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। इसका नतीजा दिल की बीमारी की शक्ल में सामने आता है। ऐसे अफराद जिनके खानदान में दिल के मरीज पहले से मौजूद हों या जिनमें शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा पाया जाता हो, उन्हें दिल की बीमारी का खतरा दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1,70,00,000 से ज्यादा अफराद दिल की बीमारियों के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं और आलमी इदारा सेहत यानी WHO के मुताबिक 2030 तक ये तादाद 2,40,00,000 तक पहुंच सकती है। तो बेहतर यह है कि हम पहले से ही चौकस हो जाएं और अलामात पर गहरी नजर रखें। शदीद थकन दिल के आर्जे की एक खास अलामत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सांस का फूलना, सर में दर्द रहना, पैरों में सूजन, रात में सोते वक्त दिल की धड़कन सुनाई देना, ये दिल की बीमारी की तरफ इशारा करने वाली कुछ अलामात हैं। आजकल नौजवानों में भी दिल की बीमारी का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पहले ये समझा जाता था कि दिल की बीमारी सिर्फ बुजुर्ग हजरात में ही होती है। लेकिन नौजवानों की गैर मुतहर्रिक जिंदगी, जहनी तनाव और नाक़िस ग़िज़ा उनमें दिल की खराब सेहत का सबब बन रही है। दिल की बीमारियों से बचने के लिए बाकायदगी से वर्जिश और मुतहर्रिक जिंदगी की जानिब कदम बढ़ाना इंतहाई जरूरी है। फलों और सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल दिल को सेहतमंद रखता है, जबकि तेज मिर्च, मसाले और मुरग़्ग़न खाने अमराज़ क़ल्ब समेत मुतादिद बीमारियों का बायस बनते हैं। हरकत जिंदगी का दूसरा नाम है और तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि रोजाना की वर्जिश से हमारे दिल पर बेहद मुस्बत और खुशाइंद असरात मुरत्तब होते हैं, जिससे दिल की सेहत अच्छी रहती है। इसके अलावा तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, मुनासिब नींद, वजन पर कंट्रोल, नमक और चिकनाई वाली चीजों का कम से कम इस्तेमाल भी दिल की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, चंद एहतियाती तदाबीर से हम अपने दिल की सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं।
हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे आपके और हमारे दिल की, यानी कि हार्ट केयर के बारे में, और जानेंगे कि ऐसी दिल की कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, कैसे हम अपने हार्ट को एक हेल्दी हार्ट बनाएं, कौन कौन से ऐसे अलामात हैं जिनको पहचाने हम, जिससे ये पता चले कि हमारे दिल में किसी तरह की कोई दिक्कत है और उसका इलाज क्या है। साथ ही हम ये जानेंगे कि इस दिल को दुरुस्त रखने में क्या खाएं क्या ना खाएं, और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं माहिरीन का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश यादव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है सर। और हमारे साथ है डॉक्टर विशाल बत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीपी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। हमारे साथ है डॉक्टर रमाकांत यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर यादव, हमने अभी ये देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमने अभी अपने रिपोर्ट्स में जानी। तो इससे पहले कि हम बात करें कि हार्ट की क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्यों ना उससे पहले हम पॉजिटिव बात करें और ये जानें कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी बनाएं ताकि ये परेशानियां हो ही ना। सबसे पहले तो जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हमारे ख्याल से बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और अगर किसी इंसान ने इस डॉक्यूमेंट्री को ढंग से सुना है तो अगले 1 घंटे का जो हम कहते हैं ब्रीफ उस डॉक्यूमेंट्री में है। बहुत अच्छा सवाल है कि क्या खाएं क्या ना करें। हमेशा याद रखिए, ये बिल्कुल सच है कि हमारे खान पान से हृदय रोग का डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे खराब क्या चीज़ है? किसी भी प्रकार की तम्बाकू जोशी, स्मोकिंग करना। सबसे खतरनाक अगर हृदय के लिए कोई चीज़ है तो स्मोकिंग और तम्बाकू का सेवन है। उसके बाद आपका जो भी, अगर आप अच्छा रखना चाहते तो अच्छा खाइए। हमेशा कहा जाता अच्छा नहीं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट खाइए। बैलेंस डाइट अच्छा नहीं, अच्छे का मतलब हुआ कि महंगी चीज़ खाएं, बिल्कुल नहीं। हम उसके बिल्कुल खिलाफ बात करते हैं कि बैलेंस डाइट खाइए। और क्या बैलेंस डाइट है? जो हमारी नेचुरल डाइट है, जो भगवान ने दी है, जो नेचर ने दी है। नेचर ने हमको फल दिया है, नेचर ने सब्जियां दी है, नेचर ने दाल चावल दिया है, नेचर ने जो ऑयल दिया है वो वेजिटेबल ऑयल दिया है। हम उसको रिफाइंड करते हैं, डालडा बनाते हैं, डीप फ्राई करते हैं। तो जो भी ऑयल नेचर ने दिया है वो अच्छा है, जो खाना नेचर ने दिया अच्छा है। कभी कभी ये बड़ा डिबेट होती है कि नॉन वेज ना खाएं, बिल्कुल गलत डिबेट है। अब तो इस स्टडी ने भी प्रूव कर दिया है कि नॉन वेज वेज रहने से कोई फर्क हृदय रोग में नहीं पड़ता। बट सबसे जरूरी चीज क्या है? कैसे पकाएं। कैसे पकाएं? जब आप किसी चीज को बहुत हीट करते हैं, ऑयल को 400 डिग्री में हीट करते हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। राइट। कम खाएं, बार बार खाएं, हचक के ना खाएं। और सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में बोली, चलें जरूर, व्यायाम जरूर करें, थोड़ा हंसें, अच्छी नींद सोएं। तो मैं तो पहले ही बता दिया कि ये सब पालन करेंगे तो हृदय के डॉक्टरों से तो दूर रहेंगे। हमसे दूर मत रहिएगा, हृदय के डॉक्टरों से दूर रहिएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। कुदरत की जो चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए और इससे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं ना, हृदय की जो बीमारियां उनसे दूर रह सकते हैं। बिल्कुल है। देखिए, जैसे एक लिखा भी गया है कि हमारे शरीर की जो मेकअप है वो इन्हीं खान पान से बनी है ना। तो हमारे जो जैसे बहुत बार कहते हैं कि जो हिल में आदमी रहता है उसको आप साउथ में बेच के साउथ का खाना खिलाएंगे तो वो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूरी जेनेटिक मेकअप उसी खाने से बनी हुई है। जो एस्कीमोज हैं, आप उनको वेजिटेबल खिला दोगे तो शायद वो बीमार हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल मानिए, जहां आप रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जो वहां नेचुरल चीजें हैं, अब हमेशा हम इसको एंकरेज करते हैं, जो वहाँ नेचुरल सब्जी होती है वो खाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल सब्जी जो कोई कह दे डॉक्टर साहब आपको भिंडी खानी हो, भिंडी आपके इलाके में पैदा नहीं होती, आप 500 रुपए किलो की भिंडी खरीद रहे, नहीं। तो आज के समय जो खान पान में अब बहुत क्लियर हो चुका है कि सबसे है कि जितना नेचर से आप अटैच रहेंगे उतना अच्छा आप सेहतमंद रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर यादव ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई। डॉक्टर बत्रा आपसे, डॉक्टर विशाल बत्रा आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर सारे एहतियात बरतने के बावजूद कोई दिक्कतें हृदय संबंधी आ जाती, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आम तौर पे मोटा मोटा कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? हार्ट रिलेटेड दिक्कतें जो मरीज़ प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहली चीज़ और जो सबसे कॉमन है वो तो है एंजाइना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, छाती में भारीपन होना, चलने पे सांस फूलना, दूसरा है सांस फूलना। फिर तीसरी चीज़ जो कई बार वो रिपोर्ट करते हैं कि हार्ट की गति ऊपर नीचे होना, कई बार वो महसूस करते हैं कि उनका हार्ट बीट स्किप हो रही है, तो हार्ट बीट स्किप होना। और कई बार हार्ट की दिक्कतों के कारण आंखों के आगे अंधेरा होकर चंद
मिनटों की बेहोशी आके मरीज रिकवर कर जाता है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है हार्ट के कारण। बट मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो होता है छाती में भारीपन, छाती में दर्द। तो अगर हम बात करें, जो आपने अभी से बताया कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आती है घर पर, तो कोई फर्स्ट एड है जिससे कि हम उसे इमीडिएटली दे सकते हैं ताकि वो हॉस्पिटल जाने तक उसे कोई परेशानी ना हो? अगर मरीज को बहुत तेज छाती में दर्द है तो उसको इमरजेंसी जाना ही होगा एक बार, क्योंकि जो भी चेस्ट पेन के साथ मरीज प्रेजेंट करते हैं सब चेस्ट पेन कार्डियक नहीं होता है। हाँ जी, इट इज ओनली 10 to 15% चेस्ट पेन जो कार्डियक होते हैं, बाकियों के कॉजेज अलग होते हैं। तो उनको रूल आउट करने के लिए तो सबसे पहला टेस्ट ईसीजी है, जो कहीं आसपास हॉस्पिटल में ही होगा। और अगर ये सब सिम्टम स्टेबल हैं, जैसे चलने फिरने पे सांस फूलना या चलने पे छाती फूलना, छाती में दर्द होना, भारीपन होना, तो ये सब स्टेबल सिम्टम्स हैं, मरीज कभी भी डॉक्टर का परामर्श ले सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश यादव, यहाँ पे एक बात आती है, अक्सर सुनाई यहाँ समाचार पत्रों में भी और लोगों से सुनाई देता है कि सीपीआर, क्या सीपीआर की भी कोई भूमिका आ सकती है अगर सडन कार्डियक अरेस्ट किसी व्यक्ति को मॉल में या फिर रास्ते में कहीं पे हो जाए या घर पे हो जाए? देखो, ये बिल्कुल सच बात है। हृदय के रोग, जैसे डॉक्टर बत्रा ने बताया, बहुत तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि अचानक आपने देखा कि चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते गर्दन लुढ़क गई और वो जमीन पे गिर गए। तो यस, अगर कोई भी पेशेंट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है तो सीपीआर की अहम भूमिका है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीपीआर ट्रेंड सीपीआर होना चाहिए। ऐसे हफजात करने से कि मुंह से मुंह सांस दे दिया, छाती कंप्रेस कर दी, इसलिए बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहां ये मैंडेटरी कर दिया गया है। हर आदमी को सीखना है। तो अगर समय से सीपीआर मिल जाए तो वाकई आप उस पेशेंट की जो फ्यूचर में जिंदा होने की पॉसिबिलिटी 20% से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर डेवलपिंग कंट्री, खासकर हमारे कंट्री में देखा जाए तो आउट ऑफ हॉस्पिटल जो भी ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, इसमें ओनली लेस देन 1% लोग सर्वाइव करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री में ये डेटा 12%, 18%, 20% तक का है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी सुनने में आया कि केवल 1% लोग हमारे देश में इसमें ट्रेंड हैं, जो जानकारी रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 1% भी तो आप काफ़ी पॉजिटिव डाटा बता रहे हैं, ये बहुत कम है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ सीपीआर की बेसिक ट्रेनिंग एमबीबीएस में भी कंपलसरी नहीं है, अब धीरे धीरे सरकार कर रही है। तो कम से कम पैरामेडिकल स्टाफ को तो सीपीआर की बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही हैं, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ बहुत कमी है सीपीआर की। और दूसरी बात है पब्लिक अवेयरनेस। अगर एक आदमी अरेस्ट किया तो आम पब्लिक उसको सीपीआर देना ही नहीं चाहती, चाहे वो कुछ भी कारण हो। मुझे लगता है डॉक्टर यादव, जिस तरह से आप बता रहे, तो जितनी भी हमारी इस टाइम व्यूवर्स हमारे सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ को मानेंगे और अगर कुछ लोग ट्रेन नहीं है तो इसके लिए ज़रूर जागरूक रहेंगे। डॉक्टर रमाकांत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आयुर्वेदा में आहार, विहार और औषधि, ये तीन आप मेन मानते हैं चीज़ें। तो औषधि तक अगर ना जाएं और आहार विहार पर ही रहें तो आयुर्वेदा का हमारे हार्ट की केयर में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा काम डॉक्टर राकेश यादव जी ने बहुत सा आसान कर दिया है, क्योंकि जो वो बातें बोल रहे थे वही पूरा कुछ आयुर्वेद का एक मूल पार्ट है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा शरीर होगा, ये संस्कृत का एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है। तो जो भी आप खाएंगे बॉडी आपकी वैसी होगी। आप ज़्यादा फ्राइड खाएंगे तो बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा। आप ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपकी बॉडी उस तरीके की होगी। तो बहुत स्पाइसी खाएंगे तो उस तरीके की समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो बहुत सा जो ये हमारा शरीर है वो हमारा आहार है, उस पर ही डिपेंड करता है। और ये जो लाइफ स्टाइल, जो विहार, जो दूसरा पार्ट हमारे जो आयुर्वेद में एक बहुत सामान्य रूप से हम लोग करते हैं कि विहार मतलब सामान्य चीज़ है, लाइफ स्टाइल जो आजकल बहुत पॉपुलर है कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर और बहुत सी चीज़ें, हर आदमी इस बारे में बात करता है। तो क्योंकि शायद ज़माना ही आजकल वो नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ का है, जो एक समय था जब वो हमारे यहाँ हैजा या इस तरीके की बीमारियाँ फैलती थीं और जानें चली जाया करती थी, लेकिन शायद अब इन्फेक्शन की वजह से उतनी जानें नहीं जाती होंगी जितनी कि नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ की वजह से जाती। तो इनसे बचाव के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सा जो एक दिनचर्या से संबंधित नियम बताए हुए हैं, ऋतुचर्या से संबंधित, बरसात जैसे इस समय बरसात चल रही तो आप बरसात में क्या खाएं, कैसे रहें, ये सब चीज़ें भी बताई हुई हैं। तो बहुत ही एक सिंपल तरीके से, बहुत ही
अगर हम किसी को एजुकेट करते हैं और जो आयुर्वेद का एक जो डाइट एंड लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं वैसे ही। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है ना कि हमें पता तो सब कुछ होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन फिर भी अपने की वजह से हम अवॉइड करते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, आप लाइन पे हैं? हाँ जी, मैं लाइन पर हूँ। हाँ, अपना नाम बताइए। नरेश। हाँ, क्या सवाल है आपका? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद ये स्वागत के लिए। और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पेशेंट जिसकी एज 85 और 90 के बीच में हो और उसको ऑलरेडी पेसमेकर इंस्टॉल्ड हो और अब टाइम आ गया हो पेसमेकर की बैटरी चेंज करने का, तो इसमें कोई डेंजर है या हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर यादव, आप अरे बिल्कुल है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बिल्कुल मत घबराएं। हम लोगों ने तो 100 साल 105 साल के लोगों का पेसमेकर चेंज किया एक अच्छे अस्पताल में, एक अच्छे डॉक्टर के हाथ में। प्रैक्टिकली 0% कॉम्प्लिकेशन रेट है। तो ये बिल्कुल आप एज को हमारे हृदय रोग से मत जोड़ें। अगर उसको ज़रूरत है बैटरी चेंज करने की तो ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है इससे उनकी लाइफ और 5 साल प्रोलॉन्ग हो जाए। बिल्कुल ना घबराएं ये सोच के कि उनकी उम्र है। हम लोग बहुत बार है लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रिस्क फ्री प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर राकेश, इसी पे मैं आपसे यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल होता है, एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे हार्ट के, तो वो क्या क्या होते हैं हमें समझाइए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज़ें तकदीर होती हैं। हाँ जी। तो तकदीर क्या होती है? नॉन मॉडिफाइबल। और कुछ चीज़ें जो तकदीर आप बनाते हैं वो होती है मॉडिफाइबल। सो मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप को हार्ट की बीमारी थी, मेरे माँ बाप डायबिटिक थे, तो ये मेरी तकदीर है। अब उसको डिबेट नहीं करनी चाहिए। अब नॉन मॉडिफाइबल भी क्या? आपकी एज, आपका जेंडर, वेट, ये आप बदला नहीं वेट जा नहीं है, वेट इज मॉडिफाइबल। ओके। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, राइट, तो आप बदल नहीं सकते। बाकी सब मॉडिफाइबल है। तो बहुत बार लोग कहते हैं अरे सब तकदीर थी, डायबिटीज हो गई। हम कहते हैं आप मूर्ख मत बनाएं मुझे। तकदीर थी, बट आपने उस तकदीर को डायबिटीज में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप सुधर के रहते तो हो सकता है ये डायबिटीज आपको 80 साल की उम्र में आती, जो आपको अभी 30 साल की उम्र में आ गई है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या क्या है। आपका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, सिडेटरी एक्टिविटी है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, और स्ट्रेस लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि स्ट्रेस भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। क्योंकि अगर आप में स्ट्रेस है तो ये ज्यादातर सारे फैक्टर गंदे हो जाते हैं। आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप स्मोकिंग करेंगे, आप हैवी अल्कोहल लेंगे, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप पिज्जा खाएंगे, आप बर्गर खाएंगे विच इज वेरी रिच इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैटी एसिड। तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं वो सब मॉडिफाइबल है, इसको मॉडिफाई करिए। और इनमें सबसे बड़ी खराबी क्या है? एक के साथ अगर दूसरा है तो हिंदी में कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो अगर आप स्मोकिंग करते, आप डायबिटिक हैं, आप स्मोकिंग करते हैं तो खतरा बढ़ जाएगा। आप स्मोकिंग भी करते हैं और सैचुरेटेड फैट भी लेते हैं और खतरा बढ़ जाएगा। आपका वजन ज्यादा ओबीस है तो खतरा और बढ़ गया। आप बिल्कुल आराम से घर में रहते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं तो खतरा और बढ़ जाएगा। तो ये सब मल्टीप्लायबल होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने रिस्क फैक्टर को पहचाने और कृपया करके इसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करें, वरना आपको बीमारी आके घेर ले। बिल्कुल है, दिल टूटेगा। और दिल टूटने का हर आदमी, चाहे वो बचपन में टूटे चाहे 40 साल में टूटे, किसी भी उम्र में दुख तो उतना ही रहता है। तो डॉक्टर विशाल, जैसे कि सर ने बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, रिस्क हैं हमारे उसके हार्ट के, तो इसमें अब जैसे बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की, तो लोग दवाइयाँ तो खाते हैं, पर क्या होता है कि सर्टेन टाइम पे आके उन्हें लगता है कि अब ठीक हो रहा है, बीपी अब कंट्रोल में हो गया, या शुगर मेरी कंट्रोल में है, तो दवाइयाँ लेना कम कर देते हैं अपनी मर्जी से, या फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो इस पर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इस पे सलाह दी जाएगी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स हैं। सिर्फ हमारे हार्ट के लिए नहीं, हमारी ब्रेन के लिए भी, हमारी किडनी के लिए भी, मतलब दे डैमेज एवरी ऑर्गन, हर ऑर्गन पे वो रिएक्ट करते हैं। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखना, दिस मॉडिफाइज अवर डिजीज। तो जो बीमारी होनी है हम उसका प्रोग्रेशन काफी हद तक टाल सकते हैं, चाहे वो हार्ट पे हो, किडनी पे हो या ब्रेन स्ट्रोक हो। तो देखिए, अगर कोई मरीज दवाई ले रहा है और उसका बीपी कंट्रोल में है, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो जो बीपी कंट्रोल में आ रहा है वो दवा पे कंट्रोल में आ रहा है, वो बिना दवा पे कंट्रोल में नहीं आ रहा।
तो उस दवा पे बीपी को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। और जी अक्सर डॉक्टर साहब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी बात आती है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं अक्सर इसका जिक्र करते हैं, ये होता क्या है और क्या इसके पीछे कारण होते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कुछ नहीं, क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर्स है। जैसे सर ने बताया कि सारे रिस्क फैक्टर्स जब ऐड हो जाते हैं तो दे मल्टीप्लाई, वो ऐड नहीं होते, वो मल्टीप्लाई होकर रिस्क बढ़ाते हैं। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक तो हमारा हाइपरटेंशन आता है, एक डायबिटीज़ आता है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चौथा है ओबेसिटी, मोटापा, वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो जब ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो दे मल्टीप्लाई, दे डोंट ऐड अप, तो रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। सो डॉक्टर रमाकांत, अभी जैसे हमने बात की डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो मुझे लगता है कि दवाइयों के साथ साथ अगर हम इसमें घर के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और आयुर्वेदा में तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम घर की ही चीज़ों को इस्तेमाल करें कि जिससे कि ये सब चीज़ें हमारी कंट्रोल में आएँ, तो आप क्या सलाह देंगी कैसे बीपी, ब्लड प्रेशर को हम, अपनी डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब यहीं पे मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में अक्सर जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या है, बड़ी विकराल समस्या पूरे देश में आज हमारे काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है, और हम लोग एलोपैथिक दवाइयाँ आमतौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोगों में उत्सुकता रहती है क्या आयुर्वेद में भी ऐसी औषधियाँ उपलब्ध हैं जिनसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल भी है, और दूसरे सबसे बड़ा एक समाज में आप कह सकते हैं कि एक बहुत सा कन्फ्यूजन की स्थिति भी है ये, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर पहला पेशेंट हमारे पास नहीं आता, प्राइमरी स्टेटस पे नहीं आता जी। जब सब तरफ से वो एक बार घूम लेता है, फिर लास्ट में ये सोचता है कि चलो हमने सब कुछ खा लिया, एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाने के बाद तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप कोई भी दवा ना तो सडनली अडॉप्ट करें और ना ही सडनली छोड़ें। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मेंटेन है और वो एलोपैथिक दवाएं ले रहा है तो उसमें हार्म कोई नहीं है कि उसमें, और हमारा ये फ़र्ज़ भी नहीं होगा कि हम उसको तुरंत ही एलोपैथिक दवा बंद करके आयुर्वेदिक पे स्विच कर दें। बिल्कुल, क्योंकि ये जो जैसे अभी डॉक्टर विशाल जी ने बताया कि ये कंट्रोल है उस पर, और कभी जो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ आ रहा है और वो कोई दवाई नहीं लेता है, ये शायद उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने दवा छोड़ दी और वो रिबाउंड हाइपरटेंशन में जाता है तो शायद वो कंडीशन संभालनी और मुश्किल होती। तो जो ये कंडीशंस हैं इनके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपाय हैं। अब जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स तो निश्चित रूप से हम लोग अपने परामर्श के आधार पर ही, और जो कोई पेशेंट आता है उसको एग्जामिन करके तभी प्रॉपर मेडिसिन देते हैं। लेकिन जहाँ तक डाइटरी एक हमारे फैक्टर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डाइटरी में जो है, जो सबसे है हमारा किचन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। किचन में आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप देख लीजिए, जैसे अभी डॉक्टर विशाल जी बता रहे थे कि बहुत से जो 10 से 12% ही ऐसे पेन होते हैं, चेस्ट पेन। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए। जी, मैं अंजुम बात कर रहा हूँ। जी, आपकी क्या उम्र है? मुझे डॉक्टर राकेश से बात करनी है। जी, आप अपना सवाल पूछ यादव सकते जी हैं। से, जो आपके प्रोग्राम में बैठे हैं। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 1-2 बार फीवर हुआ, कोविड में हुआ था एक बार, और अभी भी कुछ दिन पहले हुआ है। तो फीवर के दौरान मेरा जो हार्ट है उसमें अजीब सी घबराहट महसूस हुई मुझे, और मैं अपने किसी रिलेटिव को जैसे मैं बुलाना चाहा मैंने, तो मैं बुला भी नहीं पाया। ओके। और अचानक से मैं घबराहट इतनी हुई कि मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम का सिम्टम है या कुछ और है? ओके। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कोविड के बाद बहुत मरीजों में हम लोगों ने देखा है रिदम डिस्टर्बेंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल था सडनली लो हो जाता है। कोविड में दोनों चीज पाई गई है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था वो हाई भी हो गया, जिनके ब्लड प्रेशर सपोज वो 4 ड्रग पे कंट्रोल था, अचानक सारी दवाएं बंद हो गई और ब्लड प्रेशर कम हो गया। दूसरा, कोविड के बाद ये देखा गया कि आपकी धड़कन रेगुलर हो जाती है। इसे हमने इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकिकार्डिया, मतलब आपकी धड़कन 70 रहती थी और आपने कोविड के बाद पाया कि अब मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट 100 रह रही है, और थोड़ा सा चलते हैं तो बढ़ जाती है। तीसरी चीज कोविड में पाई है, सब पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर खड़े होने में कम हो जाता है। ये जो हमारा ऑटोनॉमस फंक्शन है, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहते हैं, उसका भी डिस्टर्बेंस पाया गया है। तो कोविड के बाद सिनकोप को आपको एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर बैठ के आपको मैं कारण बता गया। और दूसरी बात है,
हम लोग ने कोविड के बाद हार्ट की मसल को खराब होते भी देखा है। ओके। हार्ट का फंक्शन जो नॉर्मल था वो 20% हो गया। कोविड के बाद ब्लड में क्लॉटिंग बढ़ जाती है। ओके। तो कोविड जो है वो बहुत अच्छी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक बार कृपया करके किसी भी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हम आपके साइन तो सिम्टम तो सुन सकते हैं, बट आपको प्रॉब्लम क्या है इलाज नहीं बता सकते। जैसे कि प्रॉपर बात एक एक्सपर्ट के पास जाना बिल्कुल जरूरी है। तो जैसे कोविड के बाद आपने बताया, अगर बाई चांस किसी को कोविड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो कोमोर्बिड जैसी ये बीमारियां हैं हमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो उस केस में क्या उसको क्या रेगुलर टेस्ट करवाते रहने चाहिए और कौन से टेस्ट उसे करवाने चाहिए? देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, बहुत बार हमारे यहाँ डिबेट होती है कि गए और उन्होंने ये कैप्सूल खरीद लिया और खा लिया, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथ हो। हम भी अगर लोग कहते हैं साहब हम आयुर्वेदिक इलाज करना चाहते हैं, तो हमने कहा कृपया करके किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य के पास जाए। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी के पास जाएंगे, एक दवा ले आएंगे कि साहब सेल हो रही है, खा लेंगे। नहीं, सेम थिंग है। आपको डायबिटीज है, आप चाहे एलोपैथिक इलाज कराएं चाहे आयुर्वेदिक इलाज कराएं, बस क्वालिफाइड आदमी के पास। बिल्कुल, एक्सपर्ट के पास जो वो है बहुत क्वालिफाइड जरूरी होना बेहद आवश्यक है। और कभी अपना इलाज ना करें। ये बहुत हो सकता है कि मैं जैसे अपने मरीजों को ब्लड प्रेशर का इलाज सिखाता हूं कि आपका अगर जाड़े में ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर बढ़ गया तो ये दवा 2.5 मिलीग्राम बढ़ाएं, लेकिन मैं सिखाता हूं, अपने आप ना करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि हर बीमारी में रेगुलर चेकअप, रेगुलर जांच बहुत जरूरी है। डायबिटीज में तमाम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बिल्कुल। तो आपकी अगर डायबिटीज 10 साल की है और आपने कहा साहब हम तो कोई जांच नहीं कराएंगे, तो ये मूर्खता है। हो सकता है आपकी आंख खराब हो सकता है आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो, पहले डिटेक्ट हो गई तो ये इसका इलाज हो सकता है, लास्ट में डिटेक्ट हुई तो इलाज क्यों नहीं, हम कुछ दवाएं देके उसको ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वक्त जाया ना करें, बिल्कुल नहीं करें, जरूर दिखाएं। और आज के इसमें लोग कहते हैं बड़ा महंगा इलाज है। अरे सरकार ने प्रैक्टिकली अगर कोई इंसान इलाज चाहे तो मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में भी इलाज, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलतफहमी है कि बड़ा महंगा इलाज है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों नहीं, आप सरकारी डॉक्टरों के पास जाते हैं जहां 10 रुपए फीस है, वहां से दवाएं भी मिल जाती हैं। तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। हमारी सरकारें इस समय इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि आपकी कोई भी बीमारी हो, अगर आप कॉशियस हैं तो आपका इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा। बिल्कुल, भारत सरकार की तरफ से हर तरह का इंतजाम है। डॉक्टर विशाल, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से कोविड के दौरान हार्ट अटैक के बहुत से इंसिडेंट सामने आए थे। हाल फिलहाल में मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी विख्यात लोग थे तो उनके नाम अखबारों में आए, लेकिन आम लोगों में भी ये देखे गए हैं। तो ऐसी अवस्था में कोविड के दौरान या लॉन्ग कोविड के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस आम जनता को लेने चाहिए जिन्होंने इस बीमारी का सामना किया था? देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसने किसी भी सिस्टम को नहीं छोड़ा है, चाहे वो हार्ट हो चाहे कुछ भी हो। और हार्ट पे कोविड के कई तरह के असर देखे गए हैं। कोविड के कारण हार्ट अटैक हुआ है, जैसा कि सर ने बताया, हार्ट की मसल डैमेज हुई है, हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हुई हैं और ब्लड क्लॉट्स भी बने हैं। तो जहां ये ब्लड क्लॉट्स की बात आती है, वहां पे ब्लड क्लॉट्स के कारण एक्यूट हार्ट अटैक भी काफ़ी मरीजों में देखा गया है कोविड में। और दूसरी चीज़, कोविड के कारण कई लोगों ने अपने हार्ट के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट भी किया है कि उनको दिक्कत भी हुई हार्ट की, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो इमरजेंसी में गए नहीं, डॉक्टर को दिखाया नहीं, डर की वजह और से सब चीज़ें नेग्लेक्ट हुई। तो उसके कारण दे लैंडेड अप इन ट्रबल, कम हार्ट की पंपिंग कम होके इमरजेंसी में आए या बाद में और दिक्कतें हुई। तो कोविड के कारण सिर्फ हार्ट की दिक्कतें नहीं हुई, जो हार्ट की दिक्कतें हुई हैं उनको नेग्लेक्ट भी काफ़ी किया गया है। तो जिस भी मरीज को कोविड हुआ है और कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो रहे हैं जो हार्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसको जरूर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रमाकांत, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि महिला पुरुष जेंडर की बात करें तो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में महिलाओं में सुनने में आता है कि क्या ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है? निश्चित रूप से जो एक आप कह सकते हैं कि ये तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। एक निश्चित एज के बाद आपने देखा होगा कि न केवल कार्डियक प्रॉब्लम्स या और भी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो एल्डरली हमारी लेडीज़ हैं उनमें ज़्यादा देखने में आती हैं। तो आप उनको विशेष जो हार्मोन का चेंजेस होते हैं इस उम्र पे आके, उनको कहीं ना कहीं हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो फिज़िकली कम एक्टिव हैं कंपैरेटिवली और देशों के मुकाबले भी, या जो हमारा जो पुरुषों का एक समाज है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो शायद थोड़ा सा कम एक्टिव हैं।
इस वजह से भी शायद एक निश्चित एज के बाद उनमें ओबेसिटी और इस तरीके की समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, तो रिस्क फैक्टर कुछ बढ़ते हैं। लेकिन एज सच कोई क्लियर कट स्टडीज़ होंगी ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर स्टडीज़ इस पे हुई होंगी। किचन से बाहर आके उनको एक्सरसाइज का रूटीन भी बनाना चाहिए। वो ये सभी आप के लिए जरूरी है, चाहे वो मुझे लगता है चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सभी किसी को को। अपना एक्सरसाइज अपनी डाइट का रिजीम फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर राकेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी हमने बात की टेस्ट करवाने चाहिए, ईसीजी हो गई, ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान ये कैसे पहचाने कि उसको वाकई ही अटैक आया है। से अगर किसी को घर परिवार में अगर अटैक आया है तो उसको ये पेन है, अटैक भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि अगर उसे पेन है, उसे हल्का हल्का चेस्ट में पेन हुआ है और इमिडिएटली वो जाता है हॉस्पिटल, वहाँ पर उसको एंजियोग्राफी के लिए बोला जाता है, देन स्टंट डलवाया जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसे भी टेस्ट है जिससे ये पता लगे कि हाँ इतनी सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, उसको शायद हो सकता है कि कोई गैस का अटैक भी हो सकता है, तो कैसे पहचाने? आप ये सवाल मैं कहता हूँ मैंने हजारों बार बोला है। पहली बात तीन चीज़ याद रखिए। अगर आप में रिस्क फैक्टर है, आपकी उम्र है ज़्यादा, आप डायबिटिक हैं, आप स्मोकर हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो कोई भी सिम्टम आपकी नाभि से और चिन तक, कोई भी सिम्टम जो आपको लगे साहब बड़ा अनयूजुअल हो रहा है, मुझे घबराहट लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप मान लीजिए वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। चाहे वो सीने में दर्द हो, चाहे वो सीने में जलन हो। बहुत बार मरीज सिर्फ वॉमिटिंग से प्रेजेंट करता है। बहुत बार मरीज कहेगा साहब मेरे दाहिने हाथ में दर्द है। उन दर्द में और जो मस्कुलर दर्द में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपका दर्द 2 दिन से पड़ा हुआ है, मीठा मीठा दर्द है, चलने फिरने से बढ़ नहीं रहा है, आप हाथ हिलाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, तो मान लीजिए मस्कुलर पेन है। बट आपका दर्द ऐसा है कि आपको वो हार्ट का दर्द ऐसा नहीं हो सकता कि 1 हफ्ते लगातार रहे। जी। वो सीवियर होगा, आएगा 2-4 मिनट रहेगा, बहुत सीवियर होगा, 10-15 मिनट आपको बता देगा, क्योंकि उस पेन में आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत बढ़ती है, तो आपको स्वेटिंग होगी। तो कोई भी सिम्टम्स अगर आप ओल्ड एज में हैं, आपको सीवियर हो रहा है और जैसे सब बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से डॉक्टरी मत करिए। बहुत बार क्या आपने देखा होगा कि एक सॉर्बिट्रेट रख दी। अब हम लोग आजकल बहुत मना करते हैं कि सॉर्बिट्रेट अनविटनेस मत रखिए, क्योंकि सॉर्बिट्रेट ब्लड प्रेशर फॉल करा देती है। अच्छा। सॉर्बिट्रेट रखने के पहले की प्री रिक्विजिट है कि आप लिटा दीजिए पेशेंट को, खड़े होकर कभी मत दीजिए। आपको उनका ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए। अगर आपको लगता है हार्ट अटैक है तो एक दवा है जो आप घर में दे सकते हैं, वो है डिस्प्रिन घोल के, उसने सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किया। बट कृपया करके इग्नोर ना करें। कभी कभी लोग कहते हैं इनू पी लिया, अब इनू पीने से थोड़ा सा 5% रिलीव हो गया, क्या साहब एसिडिटी का था? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको अगर लग रहा है घबराहट हो रही है, भाई एसिडिटी अगर आपको होगी तो रोज होती है, माइल्ड सी होगी, लेकिन एक ऐसी एसिडिटी जो कहे साहब बहुत घबराहट हो रही है, कृपया करके उसको अस्पताल एक्सपर्ट की सलाह लें, ना कि पड़ोसियों की या ईयर से जो है कहीं सुनी ना सुने। क्योंकि हम लोग ने ये देखा कि जितना हार्ट अटैक में समय आप वेस्ट करेंगे उतनी हार्ट की मसल को डैमेज करेंगे। और जैसा आपने कहा एंजियोप्लास्टी, यस, हार्ट अटैक में पहले 6 घंटे में एंजियोप्लास्टी सबसे फायदेमंद चीज है। तो अगर आपका डॉक्टर कहता है तो कराइए, ऐसा मत कहिए कि वो डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट अमूमन कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के से बुरा नहीं करता है। तो अगर आपको एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है, आप समय पर अस्पताल पहुंच गए, तो अगर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी के लिए कहता है तो वो आपकी भलाई के लिए कहता है। समय का बहुत बिल्कुल, वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है डॉक्टर विशाल, हम देखते हैं जैसे सर ने बताया कि सिम्टम्स आए, पेन हुआ, हाथ में पेन हुआ या चेस्ट में पेन हुआ, पर कभी कभार सिम्टम्स ही नहीं आते और सीधा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो किस स्टेज के ऊपर होता है और उसके होने के क्या रीजंस होते हैं? देखो, सडन कार्डियक अरेस्ट एक अलग एंटाइटी है, वो एक अलग ही चीज़ है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के कारण भी हो सकता है, उसके बिना भी हो सकता है। एक बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक है जिसने टाइम ही नहीं दिया एंड सडनली पेशेंट कोलैप्स हुआ एंड ही प्रेजेंटेड विद सडन कार्डियक अरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है, जहां सीपीआर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे सर ने बताया। फिर दूसरा, सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण और होते हैं रिदम डिस्टर्बेंसेस। हमारे हार्ट में अगर रिदम डिस्टर्बेंसेस हो तो उसके कारण भी मरीज सडनली कोलैप्स करके प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपकी पहले की कंडीशंस भी मैटर करती हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर का हाई होना या डायबिटिक होना? डायबिटीज डेफिनेटली, क्योंकि डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज लंबे समय से जो चल रही होती है, कई बार उन मरीजों के सिम्टम्स बड़े एटिपिकल होते हैं। शायद वो सिर्फ वॉमिटिंग के साथ आए आपके पास, उनको चेस्ट पेन हो ही ना, सिर्फ सांस फूले,
क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जो हमारी नर्व्स होती हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो कई बार उसके कारण हमें दर्द का पता ही नहीं चलता। तो जो ये कहा जाता है कि जो एक डायबिटिक पेशेंट है उसको साइलेंट हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं, बिल्कुल तो हो ये सकता कितना ठीक है? है, बिल्कुल हो सकता है, बट लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब मेडिकेशंस तो मतलब Uncontrolled. अनकंट्रोल। अगर डॉक्टर साहब दवाइयाँ वक्त पे ले रहे हैं विशेषज्ञ के अनुसार, एक्सपर्ट के, डायबिटीज़ की हो या हार्ट की, तब क्या उनकी उम्र तब भी लंबी रह सकती है ऐसे मरीजों की, अगर बिल्कुल रह सकती है। कंट्रोल्ड है तो? कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर रमाकांत, बीच में हमारी बात रह गई थी, हम बात कर रहे थे डाइट के ऊपर जो कि जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, और आई थिंक सभी जानना चाहेंगे कि चाहे हार्ट पेशेंट हो, हेल्दी हार्ट रखने के लिए क्या चीज़ें खाएं, क्या चीज़ें ना खाएं, रोज़मर्रा की अगर बताए तो और किचन से जैसे जी, अभी आप बिल्कुल, बता रहे जैसे थे। अभी इसमें बहुत सा चीज़ें जो बताते हैं कि हमारे यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इस तरीके से करके जो है हर बीमारी में एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो जैसे दिनचर्या है, और दिनचर्या में हमारा क्या है, सुबह सो के उठने से लेकर के शाम को फिर से दोबारा सोने तक के बीच में जितना भी रहता है उसके बारे में पूरे एक नियम उसमें बताए हुए हैं। इसी तरह से खाने के लिए भी नियम बताए हुए हैं कि हमारे यहाँ एक अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन बताया कि 8 प्रकार से आपको, मतलब जैसे मान लीजिए खाना खाते समय आप बात मत करिए, गरम खाना खाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोलते हुए या हंसते हुए, जैसे होता है ना कि मतलब घर में हम लोग खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करें। मतलब ये नियम बताए गए हैं, अगर आप उसका अगर 50% भी फॉलो करेंगे तो बहुत सा आपको बेनिफिट मिलेगा उसमें। डॉक्टर दूसरे, हाँ जी। गरम खाना ही खाएं। ओके। तो गरम खाना अगर खाएंगे तो अगर मान ली, अब आजकल ट्रेंड क्या है कि जब घर में फ्रिज है तो बासी खाना खाने की आदत होती है सबकी, और लेकिन उसको अगर गरम खाना डेली बने और डेली जो गरम खाना खाया जाए तो उसका अपना अलग ही, वो इजी टू डाइजेस्ट होता है और उसको हम कोई लोग नुकसान भी नहीं आसानी से करता। बॉडी असिमुलेट भी कर लेते बिल्कुल। हैं। डॉक्टर राकेश, जैसे कहा जाता है, अभी हमारी बातचीत में भी हमने देखा कि कहते हैं बीपी ज़्यादा हो तो नमक कम कर दो, शुगर ज़्यादा हो तो मीठा कम कर दो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो घी तेल बंद कर दो। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या बिल्कुल? देखिए, एक हमेशा एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत बार खाने पे तो इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि कुछ तो जो डॉक्टर कहते हैं सब फैट बंद कर दो। अब वो आदमी बेचारा 45 किलो का था, उसने उबला खाना शुरू किया, वजन 40 हो गया। आपके शरीर में असेंशियल फैटी एसिड्स जरूरी हैं, अगर आप नहीं खाएंगे बाहर से तो आपकी ना हार्मोन बनेंगे, आपकी सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। तो ये कहा जाता है कि फैट खाओ। नॉर्मल इंसान को 25 से 30% कैलोरीज फैट से लेनी चाहिए, बट किस फैट से? जो आपके अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट अवॉइड करिए, आप ट्रांस फैटी एसिड अवॉइड कीजिए। तो मोटा मोटा आप पूछेंगे कि क्या होता है, आपके जितने वेजिटेबल ऑयल है वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैट में रिच है, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो। अब मुझसे लोग कहते हैं साहब ऑलिव ऑयल खाएं कि मस्टर्ड ऑयल खाएं। हमने कहा आप कुकिंग करते हो ना तो मस्टर्ड ऑयल खाइए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ऑलिव ऑयल का बहुत लो होता है। तो जो रॉ खाना तो ऑलिव ऑयल खाइए। तो मस्टर्ड ऑयल इज इक्वली बेनिफिशियल एज ऑलिव ऑयल, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैट बहुत होता है, 84% तक होता है। तो जितना अपनी डाइट से सैचुरेटेड फैट कम करेंगे, बट अभी भी कंट्रोवर्सी आ गई, लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट खाइए, तो एक कंट्रोवर्सी चलती है। हमारे यहाँ अभी स्टडी, प्योर स्टडी आई, उसने कहा सैचुरेटेड फैट खाने से कुछ नहीं होता। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है, बट हमेशा मानिए जो नेचुरल फैट है वो आपके लिए लाभ। फिर से कुदरती चीजों पे आ गए, जैसे वेजिटेबल ऑयल, जी। गाय का घी भी ठीक है, बट आप गाय का घी को कुकिंग मीडिया ना बनाए, टेस्ट ले लें। दूसरा है कि जो भी फ्री शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वो नुकसानदेह है। इसलिए चाहे आप आयुर्वेद पढ़ें, चाहे आप एलोपैथ पढ़ें, सब कहते हैं कि आप नेचुरल चीज खाइए। फल क्या है, सब्जियां क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। चीनी क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो हमने बनाई है, ये भगवान ने नहीं बनाई थी। तो जो चीज हमने बनाई है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। डॉक्टर बत्रा, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी सीपीआर का 2-3 बार जिक्र आया, और सीपीआर काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर यादव ने भी माना, आपने भी माना। सीपीआर को अगर आम आदमी की भाषा में अगर समझाना चाहें तो किस तरह बताना चाहेंगे कम शब्दों में? तो सीपीआर एक ऐसा टूल है कि जब भी किसी पेशेंट को, जब भी किसी व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो, तो हमें उसका कार्डियक और रेस्पिरेटरी, मतलब हार्ट का और
सांस ब्रीदिंग का, दोनों चीज़ों को रिवाइव करना है। तो हार्ट को रिवाइव करने के लिए हम चेस्ट पे प्रेशर देते हैं, उसकी भी रेशोज़ हैं अलग अलग कि किस रेशो में एक मिनट में कितनी बार देना है, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। और अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में है तो ब्रीदिंग माउथ टू माउथ ना दे के वेंटिलेटर द्वारा दी जाती है और चेस्ट कॉम्प्रेशन दिए जाते हैं। लाइफ सेविंग हो सकता है अगर एक बिल्कुल proper है, तरीके हो से। सकता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड होना आवश्यक है। ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, अभी हमने सारी बात की, टेस्ट की बात की, हमने क्या क्या वजह हो सकती है उसकी बात की, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसकी बात की। अगर डॉक्टर रमाकांत हम प्रिकॉशंस की बात करें तो डेली रूटीन में किस तरह के प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करेंगे? डेली रूटीन में देखिए, जो सबसे बड़ा सिर्फ एक चीज़ है कि अगर वेट को कंट्रोल करके रखें तो इससे बड़ा प्रिकॉशन कोई दूसरा नहीं हो सकता और है। एक्सरसाइज और योग को आप कितना इम्पोर्टेंस निश्चित देंगे? रूप से जो है, मेरा वेट को कंट्रोल करने के मतलब में सबसे बड़ा उसमें आप उसका खाने का भी उसमें शामिल है, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी शामिल है, उसमें आप योग को भी एक माध्यम बना सकते हैं उसमें, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है कि आप उसमें कुछ दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट होने वाला है कोई। उसमें सिर्फ इतनी चिंता करने की ज़रूरत है कि आप सही पॉस्चर कैसे बनाएं। तो वहाँ पर भी एक ट्रेनर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एजुकेट करे कि कम से कम ये आसन आपको करना है तो कैसे करना है, कितनी देर के लिए करना है। योग में एक जो हमारे ब्रीदिंग जो होती है उसका एक विशेष योगदान होता है। तो योग आसन करते समय ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, इस पे भी एक किसी एक्सपर्ट की Breathing राय लेकर pattern के जो है पैटर्न वो बहुत ज़रूरी है। बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो। डॉक्टर यादव, आप कोई हमारे दर्शकों ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझें कि आपको क्या करना है। व्हाट्सएप ज्ञान से दूर रहें, ये हम लोग सबसे पहले देते हैं। तो जो भी है, जैसे कहा गया योग, अब आजकल एक योग का फैशन हो गया। योग भी अगर आपने ढंग से नहीं किया तो उसका, बहुत बार लोग कहते हैं साहब योग किया, मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया। बिल्कुल। अरे भाई, आपको योग आपने किसी से देखा, सीखा, हाँ। नहीं सीखा। सेम थिंग है, चाहे आप अपना आहार भी व्हाट्सएप ज्ञान से ना पड़े। बहुत बार ये देखा गया कि साहब एक आदमी आया तो लौकी उबाल के ही दिन भर खा रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेडिकल साइंस में, चाहे आप कोई साइंस, इसलिए आपने, अगर आप हमारे 5000 साल पुराने आयुर्वेद पढ़ें तो वो भी कहते हैं कि कम कम खाओ, बार बार खाओ, सब चीज खाओ। हमारे किसी भी साइंस में रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखा है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे पुराने खाने कैसे होते थे, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी, दही, सलाद, अचार, चटनी, सब कुछ, सब होता था। क्योंकि वो कहते हैं कि बैलेंस डाइट खाओ। इसलिए आज भी हमारा मैसेज आपके साथ ये है कि कृपया करके अगर स्वस्थ रहना है तो खरीदो भी अच्छी चीजें। मतलब आप अगर कोक और बिस्किट खरीदोगे तो आपके बच्चे खाएंगे। बिल्कुल। कुक गुड, बाई गुड, कुक गुड। घर में आपके लिए नहीं, किचन चेंज होना चाहिए, सबके लिए चेंज होना चाहिए। और किचन ही रोग की जड़ है और किचन ही रोग का उपचार है। ये आप बिल्कुल मान लीजिए। ये मैं बिल्कुल, चाहे इसको ये मत कहिए कि आप एलोपैथिक से जोड़ लीजिए, आयुर्वेद, बिल्कुल ना जोड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खाएं भी ढंग से, बनाएं तो ढंग से। जैसे अभी डॉक्टर यादव ने कहा कि खाना भी ढंग से बहुत जरूरी है। बात करते हुए मत खाइए, जल्दी में मत खाइए, तेजी से मत खाइए, आराम से चबा चबा बहुत के ठंडा मत अच्छे से खाइए, खाइए। बहुत गर्म मत खाइए। ये भी बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। फिर सबसे पहले एक्सरसाइज करिए, टोबैको से दूर रहिए, नमक का उपयुक्त उपयोग करिए। यह नहीं है कि आप अगर फार्मर हैं और दिन भर पसीने में नहाते हैं और आपको डॉक्टर ने कह दिया नमक कम खाओ, आपने नमक कम खाया तो आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। लेकिन मैं 24 घंटे एसी में रहता हूं तो मुझे नमक अवॉइड करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम हमेशा कहते हैं इट इज नॉट हार्ड वर्क विच कॉजेज डिजीज, इट इज हाउ यू वर्क हार्ड इट कॉजेज डिजीज। आप एंजाइटी में कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही हो, सबसे अच्छी चीज है प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर डॉक्टर रमाकांत, विशाल, आप क्या मैसेज कहेंगे? देना चाहेंगे? मेरा तो बहुत सा मैसेज जो है सर से मिलता जुलता ही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने लिए, हम दुनिया के लिए समय निकालते हैं, अपने लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल पाते। आज से हम ये प्रण करें कि हम अपने लिए भी 1 घंटा निकालेंगे। इस मामले में थोड़ा सेल्फिश बने, चाहे कुछ भी करें। आप आधे घंटे के लिए पार्क में टहलने जाएं, कुछ नहीं करें तो आधे घंटे ध्यान ही लगाएं, योग करें और अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ पूड़ी पराठा या पनीर और ऐसी चीज़ें खाएं। अच्छा खाने का मतलब है कि आपके खाने में सब कुछ होना चाहिए और थोड़ी मात्रा में हो, उसमें हरी सब्जियां और फलों पे विशेष ध्यान दें। और बाकी चीज़ें भी, ऐसा नहीं कि दूध दही से बचें, वो भी खाएं।
तो एक मिनट कुल मिला के बैलेंस करके खाएं। तो इसका ये मेरा तरफ से यही है कि आप अपने लिए भी 1 घंटे निकालें डेली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रमाकांत। डॉक्टर विशाल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी तो सब सर ने कह ही दिया, लेकिन जो भी आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उनको कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपनी लाइफ हेल्दी और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमारे माहिरीन ने आपको बताया कि बहुत इजी है अपनी देखभाल करना, बस आपको अच्छा खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो अपनी दवाइयाँ आपको कंटिन्यू रखनी है, उसे बंद नहीं करना, कम नहीं करना जब तक आपकी डॉक्टर आपको सलाह ना दे। तो इसीलिए अच्छा खाइए और तंदुरुस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हार्ट केयर के ऊपर हमें इतनी अच्छी सलाह हमारे व्यूवर्स को दी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। अब अपने मेज़बान आदित्य कुमार और रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।